सलीम और आप देख रहे हैं QIH टॉक्स ब्रॉट टू यू बाय कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान, जिनसे हम जानेंगे कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर इरफान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो ज्वाइन किया। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें और अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारी ऑडियंस को बता दें। अच्छा, मैं बेसिकली एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। ओके। और उसके बाद मुझे जो पहली जॉब मिली फेडरल गवर्नमेंट की, वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ थी। इट वाज एन इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। वहाँ पे मुझे शौक पैदा हुआ कि इन बच्चों के साथ काम करना चाहिए। फिर मैंने इंग्लैंड से स्पेशलाइज किया ऑडियोलॉजिकल मेडिसिन में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से। बस उसके बाद से फिर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, जो लोग नहीं जानते कॉक्लियर इम्प्लांट, उनको आप कैसे समझाएंगे ये क्या चीज़ है? अच्छा, कॉक्लियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हम्म, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो वो पार्ट जो सर्जन जो है ऑपरेशन करके कान के अंदर वाले हिस्से में उसको फिट कर फिट देता कर है, देते और दूसरा उसका एक्सटर्नल प्रोसेसर होता है जिसको हम बाद में स्विच ऑन करते हैं। तो बेसिकली मकसद ये होता है कि जिन बच्चों में कॉक्लिया डैमेज हुआ हुआ है, कॉक्लिया बेसिकली कान का वो अंदर वाला हिस्सा है जो आवाज़ को, वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फिर ब्रेन तक जाते हैं कॉक्लियर नर्व के थ्रू। तो जब कॉक्लिया डैमेज हो जाता है तो वो ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं पहुंच पाते। कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो उस डैमेज्ड कॉक्लिया को बाईपास करता है और डायरेक्ट कॉक्लियर नर्व को स्टिमुलेट करता है ताकि आवाज़ दिमाग तक पहुंच सके, बच्चा सुन सके और स्पीच डेवलप कर सके। ठीक है। अच्छा, ये हेयरिंग एड से किस तरह डिफरेंट है? हियरिंग एड अकाउस्टिक स्टिमुलेशन करता है, क्योंकि जब वो लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल ईयर कैनाल में होता है और वो अकाउस्टिकली स्टिमुलेट करता है कॉक्लिया को। लेकिन जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वो इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, वो अकाउस्टिक स्टिमुलेशन। ठीक है। अच्छा, ये किस तरह की हेयरिंग लॉस में मददगार होती है कॉक्लियर इम्प्लांट? अच्छा देखिए, हियरिंग लॉस को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड और मॉडरेट वाले जो हैं वो तो हियरिंग एड के साथ मुकम्मल बेनिफिट लेते हैं और स्पीच डेवलप कर जाते हैं। लेकिन सिवियर टू प्रोफाउंड वाले, और ख़ास तौर पे प्रोफाउंड वाले, जब हियरिंग लॉस 90 डेसिबल से एक्सीड कर जाता है, वो लोग अनफॉर्चुनेटली हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं उठा सकते और उनको कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 70 डेसिबल से ऊपर जब हियरिंग लॉस हो जाए इंटरनेशनली, तो वो फिर कैंडिडेट हो जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट का। अच्छा, बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि बच्चों के लिए किस एज में हम ये कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया जा सकता है? देखिए, बच्चों के लिए तो है सूनर द बेटर, हम्म, क्योंकि जिस दिन बच्चे को इम्प्लांट होगा और उसको आवाज़ जानी शुरू होगी, वो उसकी हियरिंग का डे वन होगा, और उस आवाज़ से ब्रेन में स्पीच एरिया डेवलप होंगे। तो अगर बच्चे को आवाज़ नहीं जा रही और उसके कुछ महीने या कुछ साल ज़ाया हो रहे हैं, तो इसका मतलब ब्रेन में स्पीच एरिया डेवलप ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो सूनर द बेटर। जिस तरह वेस्ट में तो 1 साल में बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाता है, एवरेज एज इम्प्लांट की 1 साल है, बल्कि कुछ कंट्रीज में तो 9-10 महीने में भी हो जाता है। ठीक है। तो पेरेंट्स को पता कैसे चलता है कि हमारे बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है या फिर हियरिंग लॉस है? अच्छा, यहाँ पे वाकई हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम्म, उसकी वजह ये है कि बहुत दफ़ा होता है कि हम, एक तो हमारा होता है कि मदर के रिमार्क्स को बहुत सीरियस लेना चाहिए। मदर्स को यूजुअली बहुत पहले पता चल जाता है कि कोई शोर होता है, आहट होती है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स, कि कोई शोर होता है तो बच्चा सोते में भी स्टार्टल करता है, हिलता है। लेकिन मदर को ये शक होना बहुत पहले शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा किसी किस्म की आवाज़ पे स्टार्टल नहीं करता, मुड़ के नहीं देखता। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एट टाइम्स मदर की बात को इतना सीरियस नहीं लिया जाता और वो डायग्नोस होते होते बहुत लेट हो जाता है। तो एक तो ये है कि अलर्ट पढ़ी लिखी मदर जो है वो बहुत जल्दी इसको पिक कर सकती है कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और वो हमारे यहाँ अक्सर, क्योंकि ये टाइम निकल जाता है और उस वक्त अवेयरनेस आती है जब बच्चा स्पीच डेवलप नहीं कर रहा होता, वहाँ पे पेरेंट्स को शक होता है 2 साल की उम्र में कि बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया। वो थोड़ा सा लेट होता है। तो इसलिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स में कि बहुत पहले इसको पिक किया जाए। ठीक है। अच्छा, कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी का प्रोसेस क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमने कैंडिडेसी क्राइटेरिया कि इसका कॉक्लियर इम्प्लांट, हमने हियरिंग टेस्ट कर लिया और हमको पता चल गया कि इसका इम्प्लांट होना चाहिए। अब ये कि इम्प्लांट हो सकता है या नहीं, तो सबसे पहले तो हमने उसका देखना है कि जो उसका हियरिंग लॉस है वो परफॉर्म कैटेगरी में आ रहा है, उसको हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं हो सकता। कभी भी उस बच्चे का इम्प्लांट हम नहीं करेंगे जिसको हियरिंग एड से फ़ायदा हो सकता हो। नंबर 2, फिर हम उसका सीटी स्कैन, एमआरआई करवाएंगे। सीटी स्कैन जो है वो जो कॉक्लिया है उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। कॉक्लिया के 2.5 टन्स होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा पैदाइशी तौर पे 2.5 टन्स बने नहीं होते, 1.5 टन बना होता है।
तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल मैलफॉर्मेशंस। तो जाहिर है उस बच्चे के इम्प्लांट में भी मुश्किलात हैं। अच्छा, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉकलिया तो बना हुआ है, लेकिन जो कॉकलियर नर्व है जिसने उसको आवाज़ को लेकर ब्रेन तक जाना है, वो नर्व जो है वो मौजूद नहीं है, या वो सुखड़ी हुई है, हेल्दी नर्व नहीं है। तो वहाँ पे भी उसका इतना अच्छा कॉकलियर इम्प्लांट के रिजल्ट्स नहीं होंगे। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि हेयरिंग लॉस प्रोफाउंड हो और कॉकलिया भी ठीक हो और नर्व भी ठीक हो, तो वो बच्चा फिर एक अच्छा कैंडिडेट है कॉकलियर इम्प्लांट के लिए। ठीक है। अच्छा, ये सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए? सर्जरी के बाद जिस दिन सर्जरी हुई है तो यूजली अगले दिन बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है, घर चला जाता है। उसके बाद तो जो उसको थोड़ी बहुत ड्रेसिंग वगैरह वो उनकी करानी है और वो है, बाकी बच्चा जो है वो जिस दिन सर्जरी होती है शाम के वो बच्चा जो है वो खेल कूद कर रहा होता है, भाग रहा होता है। अच्छा, थोड़ी अपनी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बता दें हमें। देखिए, हमने पाकिस्तान में कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू किया था, तकरीबन अब उसको 25 साल होने को है। तो जिन बच्चों की ज़ाहिर है हमने अर्ली डेज में सर्जरीज की थी, लाइक 2005 में, वो बच्चे ग्रो अप हो गए हैं और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे लाइफ में सक्सेस माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। एक हमारा पेशेंट मुझे याद है जिसका हमने इम्प्लांट किया था, गलबन 2005 में किया था। तो उसके बाद वो इंग्लैंड गया, उसने PhD किया और पोस्ट डॉक्टरेट भी कर लिया और अब वो इस्लामाबाद के ही एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग का। तो क्या पेशेंट इस सर्जरी के बाद नॉर्मली सुन सकता है जैसे एक आम इंसान सुनता है? देखें, ये कहना थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट होगी, क्योंकि एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है और एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है, वो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब बच्चों का इम्प्लांट होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जैसी स्पीच डेवलप कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी इससे मिलती जुलती स्पीच होती है, मुकम्मल ऐसी तो नहीं होती। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल फिर स्पीच थेरेपिस्ट का होता है कि किस प्रोनाउंसिएशन से स्पीच थेरेपिस्ट ने उसको स्पीच थेरेपी कराई है बच्चे। अच्छा, इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का भी रोल होता है? डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट का भी रोल है और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है। क्योंकि देखें, अगर एक बच्चे को हियरिंग लॉस के साथ साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको ऑटिज्म भी है या उसको ADHD भी है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो उसका जो रिजल्ट आउटकम जो है वो ज़ाहिर है इतना अच्छा नहीं होगा। तो हमने जब इम्प्लांट कर लिया और साथ ही स्पीच थेरेपी शुरू करवा दी, बच्चे को बोलना सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्पीच थेरेपिस्ट ने 1.5-2 साल तक स्पीच थेरेपिस्ट ने काम करना है। और साथ साथ अगर बिहेवियरल इश्यूज हैं, ADHD, ऑटिज्म, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने उन एंगल्स पे भी काम करना है ताकि ओवरऑल बच्चे की एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो और वो एक अच्छी स्पीच डेवलप कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके कोई रिस्क या लिमिटेशंस भी हैं? कॉकलियर इम्प्लांट के रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो किसी भी जनरल एनेस्थीसिया की सर्जरी के होते हैं, जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड होते हैं। दूसरा ये है कि आजकल तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो गई है क्योंकि सर्जन्स की एक्सपर्टीज़ बहुत बढ़ गई है। वरना फेशियल नर्व जो है वो बहुत मिडल ईयर में, जब सर्जन मिडल ईयर से गुजरता है तो फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से फेशियल पॉलिसी या लकवा डेवलप हो सकता है। लेकिन आजकल जो एक्सपर्ट सर्जन्स हैं उनके साथ इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। अच्छा, लास्ट में आप डॉक्टर इरफान पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं हेयरिंग लॉस की वजह से? जी बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए मेरा यही मशवरा है कि इस बात पे अल्लाह का शुक्र करें, परेशान ना हो, क्योंकि देखें जो और डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट ऐसी डिसेबिलिटी है जिसका कोई ना कोई इलाज मौजूद है। अब जो बच्चा पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड है या मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो पहली तो हेयरिंग एड है कि अगर हेयरिंग एड के बच्चे के साथ फ़ायदा हो सकता है, वो स्पीच डेवलप कर सकता है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो सकता तो फिर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी को कंसिडर करें, जिससे बच्चे की हेयरिंग भी रिस्टोर हो सकती है और बच्चा अल्टीमेटली स्पीच भी डेवलप कर सकता है। तो परेशान ना हो, बल्कि पॉजिटिवली इस चीज़ को फाइट करें। और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और मदर्स की ख़ास तौर पे और पेरेंट्स की, दोनों की अगर कमिटमेंट हो तो बच्चा ज़रूर स्पीच डेवलप कर जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी डिस्कशन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा सलीम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।